अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से आज एक बड़ा दावा किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद इंतखाबात से कबल वतन वापस आ जाएंगे और इनके वापस आने की तारीख कोई और नहीं देगा बल्कि वो खुद देंगे। और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन से पहले जो हैं वो आएंगे 60 से 90 रोज़ पहले जब इलेक्शन होने होंगे। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या सियासी जो नाअहली थी नवाज शरीफ की वो ख़त्म हो जाएगी, उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी और क्या वो एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे? इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी जानिब एक और अहम जमात तहरीक इंसाफ, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसकी मुश्किलात किसी सूरत कम होने में नहीं आ रही हैं। हर आए दिन हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मुश्किल का सामना तहरीक इंसाफ को करना पड़ रहा है। चेयरमैन पीटीआई का साथ अहम रहनुमा उनके छोड़ चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ताहाल उनके साथ मौजूद हैं और ज़मान पाक में शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन पीटीआई से जो मुलाकात हुई वो भी तलखी पर ख़त्म हुई और इस हवाले से भी कोई अहम फैसला नहीं हो सका। तो अब ये सवालात उठ रहे हैं, क्या पीटीआई के नए चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी होंगे? क्या इस हवाले से कोई उसूली फैसला हो चुका है? क्या खिचड़ी पक रही है? इस पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। इसके अलावा तीसरा अहम मामला है आज के बजट का। बजट आज पेश किया जाएगा, आवाम दोस्त होगा, आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा? जैसा कि वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि दुआ करें कि हम अच्छा बजट आवाम को पेश कर सकें, तो क्या सिर्फ दुआओं से काम चल जाएगा या फिर आवाम के लिए कुछ दवा का इंतज़ाम भी किया गया है? इन मामलात पर हम बात करेंगे। आज के मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर तजियाकार ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो से काशिफ रफ़ीक, कराची स्टूडियो से हमारे साथ इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब और मुनव्वर भट्ट लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ज़ैगम साहब आपकी जानिब में आना चाहूँगी और आपसे सवाल ये है, आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले क्लीन चिट मिल जाएगी और क्या वो वापस आकर पार्टी की क़यादत के अहल हो जाएंगे? क्या आसार बनते आपको नज़र आते हैं? देखिए, इस सिलसिले में जो कानूनी रुकावटें हैं उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से की बड़ी रुकावट बड़े हद तक दूर हुई है, वो ये है कि जो सुओ मोटो का कानून है 184(3) उसमें जब कोई फैसला दिया जाता है तो उसके बाद अपील नहीं होती थी, एक रिव्यू होता था। उस रिव्यू को भी वो इस्तेमाल कर चुके हैं। मेरा इशारा नवाज शरीफ साहब की नाअहली का है। बिल्कुल। अब वो तो ख़त्म हो गया, तो अब वो कैसे उनकी नाअहली ख़त्म हो सकती है, उसका एक तरीका मौजूद है। इस फैसले के बाद एक और फैसला आया था, वो भी 184(3) के आया था। उसमें बहुत से जो थे लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा था कि नाअहली की मियाद क्या होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसने ये तय किया था कि नाअहली की मियाद ताहयात होगी। जी। अब ये एक ऐसा फैसला है जिसका रिव्यू नहीं हुआ था। तो अब नए कानून के तहत इस पर अपील हो सकती है। तो ये क्योंकि सिर्फ उनके बारे में नहीं होगा, बल्कि ये रिव्यू या ये अपील इस बारे में होगी कि नाअहली जो है वो ताहयात होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बहुत नाइंसाफ़ी पर मबनी एक फ़ैसला था। तो इस बात का काफ़ी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं, ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, एक असेंबली की मुद्दत के लिए हो सकती है या 5 साल के लिए हो सकती है। अब जो वो फ़ैसला करेगी उस अपील पर, जब वो अपील होती है और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उससे ये तय हो जाएगा कि उनकी नाअहली ख़त्म होती है या नहीं। एक तरीक़ाकार तो वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे बात इस वजह से ख़त्म नहीं होती क्योंकि उनके खिलाफ़ जो है वो मुकदमे में सज़ा भी हो चुकी है। अब दूसरा मरहला जो उनको तय करना होगा कि जो मुकदमे में उनको सज़ा हो चुकी है, उसमें अपील के ज़रिए से उन्हें बरी होना होगा। जब वो दोनों चीज़ों से निकलेंगे, तो उसके बाद वो इस काबिल होंगे कि इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लेकिन मसला ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को उनकी पाकिस्तान में ज़रूरत है। अगरचे सामने से पीटीआई इस वक़्त बड़ी हद तक हट चुकी है। मज़ीद क्लियर होने में हमें कुछ वीक लगेंगे, हमें पता चलेगा कि मामलात किधर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये एक टफ़ इलेक्शन हो सकता है, जो मियाँ नवाज़ शरीफ के बगैर लड़ना मुस्लिम लीग नवाज़ के मतलब कोई लिए ज़रा बड़ी मुश्किल है। रुकावट तो इस वक्त नवाज शरीफ के सामने नहीं है वतन वापसी में? जी, देखिए, रुकावट तो है। एक तो ये है कि अदालत से उनको ज़मानत चाहिए, उनको सज़ा हम्म। हो चुकी है। आपको पता है ज़मानत उनको कंडीशनल मिली थी और ज़मानत क्या मिली थी, बल्कि बाहर जाने की इजाज़त मिली थी, उनको जेल में सज़ा है। हम्म। उससे रिलीफ़ का कोई तरीका उनको ढूँढना होगा कानूनी तौर पर।
यानी अदालत जो है वो उनको रिलीफ दे। और वो रिलीफ का तरीका ये होगा कि अपील सुनते हुए अदालत उनको बाहर जाने का हुक्म दे, इजाज़त दे कि उनकी सज़ा सस्पेंड की जाए। तो उनको पहले नंबर पे सज़ा सस्पेंड करानी होगी, दूसरे नंबर पे अपील में सज़ा से माफ़ी लेनी होगी, तीसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट में जो ताहयात नाअहली का एक कानून एक तरह से बन गया है, उसको ख़त्म कराना होगा। उसके बाद वो सियासत में बाकायदा तौर पर हिस्सा ले सकेंगे। तो अभी काफ़ी रुकावटें मौजूद हैं। यानी वतन वापस आएंगे, मुकदमात का सामना करेंगे, जमानतें मिलेंगी, फिर उनकी राहें हमवार होंगी। दुरुस्त फरमाया आपने। ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मुनव्वर भट्ट साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी में जो रुकावटें थी वो किस तरह से दूर हो सकती हैं, जैसा कि अभी जैगम साहब भी फरमा रहे थे, आपका इस पर क्या तज्जिया है? अगर आप आज की सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर नजर डालें तो फिर ये हिंट तो मिल जाता। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जो नाअहली का मामला है उसके ऊपर हैरानी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जजमेंट जो है, ये जज साहब ने खुद फरमाया कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये फैसला किस तरह दिया गया। बिल्कुल। अब ये प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, माइट भी ये इसी प्रोसीडिंग के दौरान आला अदलिया जो है वो कोई नया फैसला दे दे या रिव्यू के ऊपर चली जाए, या कोई इस तरह का मौका फराहम कर दे कि मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन दोनों ही उस फैसले के तहत दाखिल हुए थे, तो उनके लिए कोई वापसी, सियासत में वापसी का कोई जरिया निकल आए। एक तो सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि भी अभी उन्होंने अपने अपने वकला जो है उनको कह दिया हुआ कि वो इस जो नया कानून बना है उसके तहत वो पिटीशन के अंदर जाए और देखे कि भी उसमें उनको क्या फायदा हो सकता है। ये तो कानूनी बात है, लेकिन बज़ाहिर जो मुझे लग रहा है कि वो जब तक मौजूदा चीफ जस्टिस सीट पे बैठे हुए वो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अपने केस की अपील फाइल नहीं करेंगे, और अगर उन्हें करना भी हुआ तो वो बिल्कुल आखिरी टाइम पे करेंगे और बाद में अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि भी उनके केस को जरा पेंडिंग कर दिया जाए, अभी उनका इलाज जारी है। तो फिर उसके बाद जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे वो ऑलरेडी ही इस फैसले को कंडेम कर चुके हैं, तो फिर शायद उनके लिए सियासत में और अमली सियासत में हिस्सा लेने की कोई गुंजाइश निकल आए। जी ठीक है। अच्छा काशिफ, आपकी जानिब आएंगे। काशिफ, जैसे कि अभी हमने पैनामा केस की आज अहम समाअत हुई, उसमें खुद जज की जानिब से ये कहा गया कि जो बाकी ख़ानदान पैनामा केस में थे उनके खिलाफ उस तरह से तहकीकात नहीं हुई, सिर्फ एक ख़ानदान के खिलाफ तहकीकात हुई और भी सज़ा भी सुना दी गई। आपको क्या लगता है किस तरह से अब नवाज शरीफ की वापसी वतन मुमकिन है? बुनियादी तौर पे आप इस चीज को 2 से 3 पार्ट में देखें। नवाज शरीफ साहब का वतन वापस आना नून लीग के लिए जरूरी है ताकि वो इंतखाबी मुहिम जो है उसको लीड कर सके। बिल्कुल। दूसरा पहलू ये है कि आया वो खुद बतौर MNA इलेक्शन कंटेस्ट करने के अहल होंगे या नहीं होंगे, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट ये है कि हुकूमत साजी के अंदर वो क्या किरदार अदा करेंगे। इस वक्त नून लीग जो है उनके जो अकाबरीन है उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, आके वो इंतखाबी मुहिम को लीड करें जब भी इंतखाबात का ऐलान होगा। अब उसमें एक बड़ी जो अमेंडमेंट हो चुकी कि आप रिव्यू की बजाय अपील पे जाएंगे, ये तो उनके लिए बड़ी फेवरेबल है कि रिव्यू जो होगा वो सेम बेंच करता है, अपील जो है वो डिफरेंट बेंच करता है। लेकिन मसला ये है कि शायद मौजूदा जो हुकूमत है जिस तरीके से वो अदम एतमाद कर चुकी है मौजूदा चीफ जस्टिस के कंडक्ट के ऊपर, तो उनको सूट नहीं करता कि वो अपील इस वक्त जो है मौजूदा चीफ जस्टिस के मौजूदगी में दायर करें। जिस तरह मुनव्वर भट्ट साहब ने कहा, यह बिल्कुल दुरुस्त बात है। मेरी भी शुनीद यही है कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले जो है अपील दायर करेंगे ताकि जो बेंच तश्कील हो वो आने वाले चीफ जस्टिस करें ताकि उसके ऊपर एक बात की जा सके। बिल्कुल जिस वक्त तक इनकी सजा को सस्पेंड नहीं किया जाता उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब आकर इंतखाबी मुहिम का को लीड नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो आएंगे तो उनको वापस जो है वो उसी प्रीवियस पोजीशन पे जाना पड़ेगा, यानी कि उनको सजा वाले मोड पे जाना पड़ेगा। उनको एक सपोर्ट जरूर है कि मरियम नवाज जो उनके साथ को थी इस केस में मुलजमा थी, उनको जो हाई कोर्ट है वो वैसे बरी कर चुका और वो इस टाइम फ्री है, ये एक एज उनको जरूर जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे नून लीग को पहली सूरत में नवाज शरीफ बाहर चाहिए ताकि वो इंतखाबी मुहिम को लीड कर सके। इस सूरत में दूसरी बात यह कि इस मुल्क का बड़ा अलमिया रहा है कि यहाँ पे सियासी बराबरियां की गई। देखिए जिस वक्त जो है शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया उसके बाद अलीम खान को भी अरेस्ट किया गया, जिस वक्त नवाज शरीफ को जो है वो नहल किया गया उसकी
उनकी सियासी बराबरी के लिए मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया। अब जहांगीर तरीन जो है वो अपना रिव्यू अटेम्प्ट कर चुके हैं। सो जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि नाअहली एक टर्म की है, 5 साल की है, 10 साल की है, ता हयात है, जब वो अपील में ये तय हो जाएगा कि अगर नाअहली वो एक टर्म की है तो फिर दोनों जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ जो है वो इलेक्टेड पॉलिटिक्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट हर सूरत मिलेगी, जिसकी दलील मैं ये समझता हूं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बनाना है और जहांगीर तरीन साहब को उस पार्टी का सरबराह बनाना है। अगर जहांगीर तरीन साहब को अगर उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करवानी थी या तो उन्होंने क्यों ये पार्टी बनाई और क्यों ये सारे का सारा जो है नया बड़े अहम मामले की जानिब काशिफ आपने निशानदही की है। अच्छा, हमें जरा ये भी बताइएगा कि कौमी असम्बली ने पीटीआई की साबिक अरकान असम्बली के मुस्तकबिल का क्या फैसला किया है और इस्तीफे वापस होंगे या नहीं होंगे, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? दिलचस्प बात है। अब जितने तहरीक इंसाफ से को छोड़ के तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, ये वो लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम एमएनए के तौर पे अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं और हमें असेंबली में वापस आने दिया जाए। और ये वो लोग हैं जिनके पटिशन के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि स्पीकर जो है वो इनको दोबारा सुने और सेक्रेटरी असेंबली इनको इनके इस्तीफे विड्रॉ करें और इनको ऐवान में बैठने की जो इजाजत दे। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हुई, बड़ी तरीकाकार हुआ और लोगों को ये होप थी कि शायद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का झंडा उठाने के बाद बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए हम ऐवान में चले जाएंगे और अपना रोल अदा करेंगे और हमें को थोड़ा सा सफोकेशन से निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन जो हमारे जराए का कहना है, हमारी जो आज गुफ्तगू हुई है, आज से 1 या 2 रोज बाद यानी कि मंडे या ट्यूसडे तक जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है असेंबली सेक्रेटेरिएट ने और स्पीकर साहब ने इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है और सेक्रेटरी साहब ने भी इसके ऊपर साइन कर दिए हैं। इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो 2 पार्ट में दायर की जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में और उसके बाद उसको कंटेस्ट किया जाएगा। चूंकि जो सेक्रेटेरिएट है असेंबली का वो ये समझता है कि जो फैसला है वो दुरुस्त नहीं है, उसमें कानूनी सुकम मौजूद है। लिहाजा ये तय हो गया इब्तदाई तौर पे कि जो तहरीक इंसाफ के लोग वापस असेंबली में आना चाहते थे, जो अपने इस्तीफे विड्रॉल करके ऐवान का हिस्सा बनना चाहते थे, वजूद इसके कि वो इस शर्त पे भी अब तैयार हो गए हैं कि वो राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर के तौर पे मानेंगे, क्योंकि राजा रियाज भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन के ही बंदे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख तक सेक्रेटरी असेंबली जो है उनकी जानिब से या स्पीकर की जानिब से ये कोई अंदिया नहीं है कि उनको वापस आने दिया जाएगा। ये तय हो गया कि उनके इस्तीफे वापस नहीं होंगे, वो कंटेस्ट किए जाएंगे। इंट्रा कोर्ट अपील में अगर फैसला खिलाफ आएगा तो डिविजनल कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन इन अरकान असेंबली को भले वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में है, भले वो पीपल्स पार्टी में है, भले वो काफ लीग की हिमायत में रखते हैं, उनको वापस ऐवान में नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, काशिफ ने हमें बड़ी ख़ास स्टोरी ये बताई है इस्तीफ़ों के हवाले से। इम्तियाज़ खान फरहान साहब, आपको नवाज शरीफ की वापसी का क्या रास्ता नज़र आ रहा है? अगली इलेक्शन में वो सियासत में हिस्सा लेते नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी अगर इजाज़त दें तो काशिफ जो बात कर रहे थे उसके हवाले से जो लास्ट में उन्होंने बात की है, देखें ये कुछ भी कर लें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा रहेंगे इस असम्बली में, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी ना तो रजिस्टर्ड हुई है, ना उसके प्लेटफॉर्म से सारे के सारे कामयाब हुए हैं। राजा जो रियाज साहब हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, छोड़ेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ये जितने आगे ज्वाइन करेंगे पार्ट ऑफ तहरीक इंसाफ रहेंगे टिल ये असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करती या डिज़ोल्व नहीं होती। तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की वापसी वैसे ही मुश्किल है जिस तरह से मामला बहुत सारे। दूसरा जो नवाज शरीफ साहब वाली बात कर रहे हैं ना, देखिए नवाज शरीफ वाली बात जो ज़ैकम खान साहब ने जो पहले बात की, फिर भट्ट साहब ने जो एक बात की कि आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने एक उस पर रिमार्क्स दिए। हमारे यहाँ इंतहाई माजरत के साथ अदालतें रिमार्क्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करती हैं और हम मीडिया वाले भी उनके रिमार्क्स को हाईलाइट करते हैं। और आपको याद होगा सिसलन माफिया और वो जो 2-3 अल्फाज बड़े इस्तेमाल गॉड फादर होते थे, खोसा साहब ने उसकी वजाहत की कि वो किसी फैसले का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जाके तहरीक इंसाफ बैक हुई थी, वरना तो नवाज शरीफ पर वो हिट करती थी कि गॉड फादर और सिसलन माफिया, तो उन्होंने कहा ये हिस्सा नहीं है, वो रिमार्क्स थे। देखिए ज़ैकम खान साहब ने जो बात की वही सूरत हाल है कि उनको 2 से 3 मरहलों पर होगा। एक मरहला ये हो सकता है कि उनका ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर है, वो यूज़ कर रहे हैं ना करें, नवाज शरीफ एप्लीकेशन दें ना दें, ये बात की बात है। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर है कि वो सज़ा को जस्ट एक एप्लीकेशन में ख़त्म कर सकते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रहमान मलिक उसकी बड़ी मिसाल है। रहमान मलिक की सज़ा माफ़ की थी सदर आसिफ जरदारी ने, बाद में वो सेनेटर रहे, टिल डेथ वो सेनेटर रहे, उसमें सारी ये अब है। दूसरा मामला डिस्क्वालिफिकेशन का। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन में एक ज़ाहिर है कि अब एक कानून पास हुआ है,
कानून में ये कहा गया कि अपील की इजाज़त दी गई है। लेकिन मैं रिकॉल करता हूँ एक जो मुझे याद है कि इफ्तिखार ये डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ पर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी थी। 20 साल की डिस्क्वालिफिकेशन थी। जब वो वतन वापस आए तब भी डिस्क्वालीफाई थे वो, यानी उनके वो डिस्क्वालीफाई थे। एक अपील उन्होंने दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने अपने इख्तियार देखे। सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं आइन के ताबे करना होगा, तमाम अदालतों को, पार्लियामेंट को, इदारों को। आपको इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने पावर एक्सरसाइज किए और अपील की मयाद गुजरने के बावजूद वो अपील एडमिट की। उसके बाद सदर आसिफ जरदारी ने उसी आर्टिकल को, उसी फैसले को यूज करते हुए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जो फांसी की सजा थी उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन दाखिल की, जो अभी तक पेंडिंग है। नवाज शरीफ की जो अपील आई थी आफ्टर यानी कि मयाद, वो उस पे ना सिर्फ हेरिंग हुई बल्कि देखिए बहुत सारे रास्ते हैं और वापसी मुमकिन भी और है। एक बात और शुमाइला के देखिए डिस्क्वालिफिकेशन सजा का खात्मा जरूरी है। जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई है, पार्टी ऑपरेट कर रहे हैं वो। अगर सजा का खात्मा हो गया या सजा में ये बरी हो गए, सजा सस्पेंड हो गई, तो नवाज शरीफ ले सकेंगे, अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की, और जो एक आजकल चहमा गोइयाँ चल रही हैं कि पीटीआई का अगला चेयरमैन कौन हो सकता है। क्या शाह महमूद कुरैशी का इस हवाले से हतमी फैसला हो चुका है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि नई पार्टीज़ भी बन रही हैं। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जो है वो अपनी नई जमात तश्कील दे दी है, जिसमें अहम रहनुमा जो तहरीक इंसाफ के थे वो अब उनकी जमात में जा चुके हैं। फिर एक अहम मामला ये भी है कि चेयरमैन पीटीआई को क्या अब तहरीक इंसाफ से कुछ अरसे के लिए फासला इख्तियार करना पड़ेगा, और क्या शाह महमूद कुरैशी अब नए चेयरमैन पीटीआई होंगे? क्या इस हवाले से कुछ उसूली फैसला हो गया है? ये भी आजकल सियासत में बड़ा अहम मामला है जो कि ज़ेर गौर आ रहा है। फिर उनकी अहम मुलाकात भी हुई थी चेयरमैन पीटीआई से, जो कि खासी खुशगवार नहीं रही थी और वो मीडिया से बात किए बगैर ही चले गए थे। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब से हम इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको क्या अब सियासत में जोड़ तोड़ बनते नज़र आ रहे हैं? क्या चेयरमैन पीटीआई फ़िलहाल सियासत से बाहर हो जाएंगे, उनकी जगह शाह महमूद कुरैशी हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या आपको तब्दीली बनती नज़र आती है? देखिए, लगता तो ये है कि इमरान खान जो है वो सियासत से अभी अलहदा नहीं होंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने बाहर नहीं जाना। तो अगर उन्होंने बाहर भी नहीं जाना, अगर उनको ऑफर भी किया जाता में रहना, उन्होंने जेल में ही रहना है, तो उनको शायद लगता है कि अगर मैं जेल में जाऊँ और बड़ा लीडर बन के बाहर आऊँगा और मैं जो ये इलेक्टेबल्स हैं इनसे मेरी जान छूट जाए। इमरान खान को सबसे बड़ा मसला ये अभी कुछ अरसे से यही बात कर रहे हैं कि अगर ये सब कुछ, मेरी जमात इतनी पॉपुलर है, क्योंकि मेरा इंटैक्ट है, मैं अनपॉपुलर, मेरी पार्टी नहीं है, मैं अनपॉपुलर नहीं हूँ, मुझे तो मैनेज किया जा रहा है, मेरी तो जमात को मैनेज किया जा रहा है, मुझे मैनेज किया जा रहा है, मेरे लोगों को जो है वो ज़बरदस्ती फंस कराई जा रही हैं। सो इमरान खान जो है वो इस बात पे खड़े हुए हैं। सो देखना ये है इस हवाले से गवर्नमेंट की तरजीह है, क्या इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, उनके केसेस की नोयत किस तरह की होगी, उनको कितनी लंबी अगर सज़ा होती है तो होती है, कैसी सज़ा होती है, उनको किस तरह ये इस्टेब्लिश किया जाता है कि वो 9 मई के वाक़यात में वो डायरेक्ट मुलव्वस थे, क्योंकि उस दिन तो वो पकड़े हुए थे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका आइंदा कुछ आने वाले दिनों में फैसला होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अगर पंजाब के अंदर देखें, पीटीआई के ये इलेक्टेबल्स जहांगीर तरीन के साथ चले गए, कुछ केपी से चले जाएंगे, जो यही लोग होंगे जिन्होंने दोबारा असेंबली में आना है। तो लगता तो मुझे ये है कि अगली जो पार्लियामेंट होगी वो और कमज़ोर होगी, वो सियासी तौर पे कमज़ोर होगी। हाँ, लेकिन वो जो अलीम खान ने पार्टी का जब इफ्तिताह हो रहा था तो बात की थी, उन्होंने कहा हम ऐसी सियासत करेंगे जिसमें एस्टैब्लिशमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है वो एक पेज पे होगी। सो अगली सियासत जो है वो ऐसी होगी। सो ये किस तरह का निज़ाम होगा, और फिर इकॉनमी सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो पिछले 1 साल उद्यम मचा के रखा है और मुल्क में अफरा तफरी मचा के रखी, जिसका नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो इक्तिसादियात हैं
वो हिल के रह गई हैं, क्योंकि हर बंदा दुनिया देख रही है कि जी इमरान खान ने कभी इधर जलसे हो रहे हैं, कभी उधर जलसे हो रहे हैं, सारा ध्यान। और फिर IMF के साथ जो हुआ कि अभी देखे ना, नवंबर में हमें पैसे मिलने थे और अभी मई हो गया है, प्रोग्राम खत्म, पैसे मिले बगैर ही प्रोग्राम खत्म हो रहा है। अगली हुकूमत किस तरह की आएगी, क्या प्रोग्राम आएगा? तो ये जो हालात खराब इमरान खान ने सियासी तौर पे तो जो किए, लेकिन इक्तिसादी तौर पे भी मामला खराब अच्छा, करके कमर साहब आपको याद आपको चेयरमैन PTI की आइंदा कुछ दिनों में फिलहाल या तो सियासत से वक्फा लेने की या फिर उनकी गिरफ्तारी के भी कुछ इम्कानात नजर आ रहे हैं। जैसे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें यह कहा गया था कि अब मजीद घेरा तंग किया जाएगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मनसूबा साजों को पकड़ा जाएगा। नहीं, उन्होंने तो ये कहा था कि वो लोग जो मुलव्वस हैं, उन्होंने जारी बात है तहरीक मनसूबा इंसाफ साजों का का भी नाम कहा नहीं था और लिया। इल्जाम तो यही है कि चेयरमैन PTI ने मनसूबा बनाया था। जी, वो तो फिर जारी बात है, जो लोग उसमें आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो समझते हैं कि मैं पॉपुलर हूँ और वो उसके इर्द गिर्द खेल रहे हैं। वो समझते हैं कि मैं क्योंकि पॉपुलर हूँ, मेरा वोट बैंक मिला, तो मुझे क्यों बाहर जाने की जरूरत है या मुझे क्यों सियासत को में जो है वो खामोशी की जरूरत है। वो जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि हमें होश से काम लेना है, जोश से काम नहीं लेना, तो वो जो जोश का मतलब यही था कि इमरान खान साहब पीछे हटें और मुझे भाग दौड़ दें, और होश इसको वो कह रहे थे। जी, और जोश का नुकसान भी तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ा है। मुनव्वर भट्ट साहब, आप बताइएगा कि PTI के नए चेयरमैन अब शाह महमूद कुरैशी होंगे, क्या इसका उसूली फैसला हो गया है या फिलहाल चेयरमैन PTI वही रहेंगे? ख्याल मैं अपने दोस्त की राय से इत्तेफाक करता हूँ, जब तक इमरान खान साहब नाहिल नहीं होते चेयरमैन वही रहेंगे। और जिस टाइम पे अगर वो जेल में चले गए तो उन्होंने अनाउंस किया अगर मुझे अपनी गिरफ्तारी नजर आ रही है और मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरी अदम मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी साहब वो पार्टी चलाएंगे, लेकिन वो पार्टी बतौर नाइब चेयरमैन ही चलाएंगे, वाइस चेयरमैन ही चलाएंगे। पॉलिसी फिर भी खान साहब की चलेगी और ये फिलहाल PTI जो है वो खान साहब के बगैर अगर कहें ना कोई भी किसी जगह पे कुछ रिजल्ट दे सकती है तो पॉसिबल नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा कि भी PTI माइनस इमरान खान कुछ है। अब PTI वही है जो इमरान खान है, और इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी का न सिर्फ इंदिया दिया हुआ बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो मेरी गिरफ्तारी की सूरत में जो है ना पार्टी को लीड करेंगे। लेकिन मुझे ये एक बात की समझ नहीं आई कि ये लास्ट जो मीटिंग हुई है वो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान 1-on-1 मीटिंग थी। खान साहब ने उस बारे में कोई बात लीक नहीं की और शाह महमूद कुरैशी साहब भी मीडिया से बात किए बगैर चले गए और आज के दिन तक उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। तो ये इख्तलाफ की खबर कहाँ से आ गई? सर, ये जराए तो कौन सा जिन भूत बटा हुआ था और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उनको मशवरा दिया गया कि आप कुछ ब्रेक ले लें सियासत से, जराए नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वो कौन सा जिन या भूत था जिसने ये खबर चलाई है? सर, दीवारों के भी तो बात 1-on-1 हो रही है, एक बंद कमरे में गुफ्तगू हुई है, 2 अफराद हैं, तीसरा कोई बंदा नहीं है, तो इख्तलाफ हुआ। चलें इस पे हम काशिफ रफीक से बात करते हैं। काशिफ, बताइएगा, ये खबरें तो आई थी कि जो वो मुलाकात का अंजाम था कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ तलखी हुई थी, कुछ बहस हुई थी, फिर दोनों की जानिब से बात भी नहीं की गई थी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कोई 2-4 लोग मिलके एक स्टोरी बनाते हैं, बना के उसको ट्वीट कर देते हैं या वो चैनल्स पे और वेबसाइट्स पे चल जाती है, उसके बाद वो एक नैरेटिव बन जाता है, वायरल हो जाती है। मैं भट्ट साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि एक मुलाकात 1-on-1 है। अब 1-on-1 की मुलाकात में या तो इमरान खान साहब ने ये बात बताई कि मेरा इख्तलाफ हुआ या शाह महमूद कुरैशी साहब बताएंगे मेरा इख्तलाफ हुआ। अब सोर्स तो कोई भी नहीं बता रहा कि कहाँ से इख्तलाफ की बात निकली। हत्ता कि खान साहब जब यहाँ पर आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई वो 1 महीना जेल में रह के आए और बड़े ज्यादा पैनिक में थे और इस तरह की बातें थी। देखिए, जहां तक बात आपके सवाल की है ना, देखिए इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं, लिख के दे चुके हैं कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा या मेरे साथ कोई मामला होता है तो पार्टी बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे और मुराद से मुस्तकबिल के बड़े लीडर होंगे। तो उन्होंने तो लिखी इन राइटिंग दी हुई है। अब शाह महमूद कुरैशी को चेयरमैन बनना है या नहीं बनना, ये तो मैं समझता हूँ कि एक स्पेकुलेशन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अभी चीमा साहब बात कर रहे थे, ये बात ऐसी मैं नहीं समझता ऐसी है। मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने बाहर जाने की कॉन्सेंट दी है, इन्होंने प्रपोजल दी है,
प्रपोजल लंदन की या अमेरिका में से किसी एक जगह पे जाने की दी है, लेकिन ये उड़ती उड़ती खबर नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको पूरे बावसूख तरीके से बात कह रहा हूं। और उसको अब तो खान साहब को बाहर जाने की इजाजत जिन्होंने देनी है वो नहीं दे रहे, और जिनको खान साहब 4 साल एनआरओ की राग लापते रहे, अब तो खान साहब खुद एनआरओ मांगना चाह रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा। और ये मैं इसलिए इसकी दलील है कि खान साहब खुद कह रहे हैं मुतअद्दिद बार कि जी मैं बात करना चाहता हूं, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, हम बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ जो है वो मुंह दूसरी तरफ किया हुआ है। तो उसकी वजह क्या है, वो बात किन से करना चाहते हैं, उनसे क्या बैठ के टेबल पे बात करना चाहते हैं, हर तरह की बात मानने को तैयार हो गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस सिचुएशन में खान साहब जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो एनआरओ लेने के हक में है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि देखें ये जो बात है ना कि जी चीजें एक पेज पे हैं और एक पेज पे नहीं है, यही चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, यही कहते थे कि उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के साथ हमारे आइडियल ताल्लुकात हैं, हम एक पेज पे हैं। अब यही चेयरमैन तहरीक इंसाफ है और वही एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ क्या क्या इंकशाफात हो रहे हैं। सो देखिए सियासत में ना मुस्तकिल दोस्त होते हैं ना मुस्तकिल दुश्मन होते हैं, लिहाजा मैं अब भी समझता हूं कि आप देखिएगा वक्त के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो है उनको स्पेस मिली, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करेंगे, पंजाब के अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ चीजें लेंगे, तहरीक इंसाफ को बिल्कुल खत्म नहीं करना, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उसको चलाएंगे। इमरान खान को खुद पता है कि मुझे जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अब कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये अब हमें नहीं पता, ये तो अब अदालतों में मामला देखें क्या बनता है। फरहान साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। इम्तियाज साहब बताइएगा, वही बात है जो कि काशिफ ने अभी की कि सारी कश्तियां जलाकर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सियासत का कुछ ऐसा ही हाल है। देखिए भट्ट साहब ने जो बात की और काशिफ ने, बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है, ना इख्तलाफ हुआ था, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक चंद लम्हे की वनोवन मुलाकात थी, लेकिन उसके बाद कई लोग मौजूद थे उसके अंदर, कई बातें तय हो चुकी हैं, कई बातें पे रेजिस्टेंस है। वाज़े तौर पर यह कहा गया है, जो दीगर लोग थे उन्होंने ये कहा है कि कोई केस सस्पेंड नहीं होगा और कोई ना कोई केस ऐसा है जिसमें सज़ा के बाद इनकी जो कंसेंट, जो काशिफ कह रहे थे मुल्क से बाहर जाने वाली जो कंसेंट है, लेकिन आफ्टर यानी कि सज़ा के ये सारे मामलात आगे जाके होंगे, फर्स्ट फेस में नहीं, उसके ऊपर एक मामला चल रहा है। और कल एकदम अचानक इतला हुई कि जनाब शाह महमूद कुरैशी कराची पहुँचे हैं, तो उसमें यहाँ काफ़ी दौड़ लगी हुई थी हमारे जर्नलिस्ट भाइयों की, हम सब की, कि भाई कहाँ है, तो पता चला उनकी शायद अहलिया का भी पता लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब वो वहाँ पर आए। लेकिन इसमें अगेन जिस तरह से इकनॉमी में हमने कल गुफ्तगू की थी कि आसिफ जरदारी का किरदार अहम हो गया है, इस मामले में भी आसिफ जरदारी साहब का किरदार अहम हो गया है। और मुनव्वर भट्ट साहब ने एक रोज़ पहले प्रोग्राम में एक बात की थी कि शाह महमूद कुरैशी की बहुत बड़ी मजबूरी ये है कि पीटीआई के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये जो कंसेंट वाली बात की काशिफ ने, और जो एग्रीमेंट होने जा रहा है या जो ऑफर की गई है या जो एनआरओ की बात की जा रही है, उसमें भी आसिफ जरदारी साहब का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया। और उसके ऊपर भी राब्ते में है शाह महमूद कुरैशी, मुल्तान के 2 लोग जो कि मखदूम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी नहीं, अदर मखदूम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं 2 और भी, उनमें से एक कराची कल मौजूद थे, आज इतला के मुताबिक दूसरे आज पहुंच चुके हैं यहाँ पर, उनको भी बीच में डाला जा रहा है कि ये मामला इमरान खान का आगे जाए। उन खबरों में हकीकत है, काफी एक हद तक है। ठीक है इम्तियाज साहब, जरा वक्त कम है, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज बजट 2023-2024 पेश किया जाना है। कैसा बजट होगा, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर रोशनी डालेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज बजट पेश किया जाएगा 2023-2024 का। उम्मीदें तो बड़ी आवाम ने लगा रखी हैं कि आवाम दोस्त होगा। अब ये कैसा बजट होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपसे कुछ देर बाद बजट पेश किया जाएगा। काशिफ बताइएगा, हम बजट से कैसी उम्मीदें रखें, कैसा बजट आने वाला है? देखिए जी, हमने तो कल भी कहा था कि बजट माशाल्लाह आवाम दोस्त होगा, और वो बजट आवाम दोस्त जो होगा, हमें इस बात पे कुछ यकीन नहीं आ रहा, इसलिए बार बार आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, वो बजट अवाम दोस्त जरूर होगा, लेकिन वो बजट अवाम दोस्त अवाम के लिए नहीं होगा, वो बेसिकली बजट अवाम दोस्त अपने इलेक्शन के लिए होगा। और अभी जो मोटे मोटे नुकात हमारे सामने आए हैं, उसमें जो मिनिमम तनख्वाह है वो 30 से 32 हज़ार जो है वो फिक्स कर दी गई है, जो कि पीपल्स पार्टी का इस पे डेडलॉक था कैबिनेट में, और पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि कम से कम 50% जो है उनको इंक्रीज किया जाए, और इसकी जो मिनिमम पे है वो 40,000 की जाए। इसके अलावा जो इंक्रीमेंट उन्होंने लगाए हैं वो
तकरीबन ग्रेड 1 से 16 तक के 35% का इजाफा दिया है, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक को 30% इजाफा दिया। पेंशन भी 17.5% कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस दफा इस बजट में ना जो सबसे अच्छी चीज की गई है कि हमारे पास पावर का बड़ा प्रॉब्लम है और लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, तो उस हवाले से जो है ना जो सोलर इंडस्ट्री है उसको बड़ा इन्होंने छूट दी है कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बैटरीज हैं, जो कन्वर्टर्स हैं, उनको इन्होंने ड्यूटी फ्री किया है। इसके अलावा जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट बात हूं कि 73.3 अरब रुपए जो है वो कर्जा सूद जो है उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए इस बजट में, जबकि ग्रांट जो दिफाई बजट है वो 18.4 अरब रुपए रखा गया है। इसके अलावा सब्सिडीज जो टोटल दी जाएंगी मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो 1074 अरब रुपए दी जाएंगी। पेंशन के लिए 761 अरब रुपए रखा गया है। सो ये जरूर देखा जा सकता है कि बजट में कम से कम जो गरीब आदमी है उसकी मिनिमम तनख्वाह जो है वो इन्होंने बढ़ा दी है। पीपल्स पार्टी का 1.5 लाख था, लेकिन बहरहाल एंड पीपल्स पार्टी फिर मान गई 32 से 32,000 रुपए पे। ठीक है। अच्छा मुनव्वर भट्ट साहब, आपका क्या मौकिफ है, कैसा बजट होगा, कुछ फायदा होगा आवाम को? जी, वो बजट की जो बुनियादी चीजें वो तो ख्वाजा साहब ने बयान कर दी, लेकिन मैं कोई इकोनॉमिक्स का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता है जो बजट वही अच्छा है जिसमें आम आदमी की जो है वो उसकी फलाह के लिए, उसकी बेहतर जिंदगी के लिए कोई अगर चीजें हैं, अगर तो बजट में आम आदमी की हालत बेहतर करने के लिए चीजें हुई तो फिर तो बजट अच्छा है, और अगर आम आदमी की हालत पहले जैसे ही रही या उसी तरह के मामला रहे तो फिर मैं इस बजट को रिजेक्ट करता हूँ। मैं नहीं समझता कि फिर वो अच्छा है। कमर चीमा साहब, आपको क्या कमर चीमा साहब से हम राब्ता करेंगे। इम्तियाज खान फरहान साहब, आप बताइएगा, अब जो बजट आने वाला है, अभी जैसा कि काशिफ भी कह रहे थे कि अवाम दोस्त होगा, लेकिन दूसरे मतलब में वो हुक्मरान दोस्त होगा, ऐसा ही है? नहीं, देखिए मैं बोलता हूँ बिल्कुल अवाम दोस्त बजट होगा, और अवाम दोस्त जो है ना वो पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जाता है, और बिल्कुल अवाम दोस्त बजट होगा और बहुत रिलीफ होगा। उसकी वजह यह है कि एक दो लेजिस्लेशन है, शायद आफ्टर बजट वो लेजिस्लेशन होनी है इन्वेस्टमेंट से, सूद में चला जाएगा तो आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? आवाम के रिलीफ के बहुत सारे तरीके कार हैं। तो ये जो तनख्वाहदार, देखिए सिर्फ तनख्वाहदार तबका मुतासिर होता है, वरना एक रेहड़ी वाले से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक कोई मुतासिर नहीं होता। अगर फ्रूट उसको मार्केट से महंगा, वो आगे महंगा बेचता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम। सिर्फ जो तनख्वाहदार तबका होता है उसको फिक्स अमाउंट मिलता है, उसको इफेक्ट होता है सारा का सारा, अदरवाइज नहीं। और 90% जो है, 80% सब वो हैं जो बिजनेस करते हैं, 20% मिलेंगे आपको जो तनख्वाहदार आपको तबका मिलेगा। और उसके लिए जाहिर है कि ये सारे मामला किए गए हैं, और मैं समझता हूँ होपफुली हम समझते हैं कि एक अच्छे वो कहते हैं तनख्वाह बढ़े और साथ ही महंगाई भी बढ़े तो फर्क तो खत्म हो गया। नहीं, देखें जब आपकी आमदनी माकूल हो ना, अगर आप देखें ना, इस पे आपके हमारे व्यूवर एक तनकीदी बात भी करेंगे, पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, तनख्वाहें कम है। तनख्वाहें कम है, महंगाई नहीं है। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे ना, आपको नजर आएगा बहुत सस्ता है। इवन ये कि आप पड़ोस ममालिक से भी कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ता है हमारा, लेकिन तनख्वाहें भी उससे कम है। तनख्वाहों का असल मामला है, तनख्वाहें अगर बढ़ा दी जाए, जो फिलॉसफी पीपल्स पार्टी लेकर आई, सिंध का बजट ऐसे ही आ रहा है, सिंध का बजट बिल्कुल टैक्स फ्री टाइप का और बिल्कुल उसका तरीके का आ रहा है। तो ये जो मुख्तलिफ हैं, जो ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान का जो एक नेक्सस है, जिसको चीन और रशिया ने सपोर्ट करना है सेंट्रल एशिया के हवाले से, होपफुली हमें और मेरी एक और राय, एक और मैं बड़े के बिल्कुल कि देखिए अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें होती हैं उसको मीडिया पे चलवाना बंद कर दें, आपको आधी से ज्यादा महंगाई आपको कम मिलेगी, क्योंकि हम हमेशा बढ़ा के बताते हैं, उसका फायदा इनको मिलता है। यानी अब जो बजट आने वाला है बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि आवाम बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे कि बजट आए और उनको रिलीफ मिले। और जैसे कि अवामी हलकों में बात भी चल रही है, आवाम भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, नागुज़ीर हो गया है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हमारे तमाम मेहमान मुनव्वर भट्ट साहब, काशिफ रफ़ीक, इम्तियाज़ खान फरहान और डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।